हाँ क्या था? S3DR, सोवरेन हाँ सोशलिस्ट सर। सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 5 शब्द हैं। लेकिन यस। मुझे ये बताइए कि ओरिजिनल संविधान के अंदर कौन से शब्द थे? हम्म। ओरिजिनल, मूल संविधान के अंदर ओरिजिनल। पहले तो ओरिजिनल का मतलब क्या है ये पता है आपको? ओरिजिनल क्या होता है? मूल संविधान। हाँ सर, जो प्रियम्बल में हम्म। बाद में जब प्रियम्बल बना था तब ये शुरू में दो ही शब्द थे, मतलब जो शुरू के दो नहीं थे। स्टार्टिंग के हैं। दो नहीं थे। तीन थे तीन थे। सर, तीन थे। ठीक है ना? और बाद में फिर हाँ, बाद में फिर ऐड हुए हैं। देखिए मूल संविधान यानी कि ओरिजिनल संविधान का मतलब यह है कि 1952 वाला संविधान, 1950 वाला संविधान, सॉरी। ठीक है, जो हमारा अच्छा। 1950 में जिस जो पहला संविधान मतलब जब बिल्कुल तैयार हुआ है, उसको मूल संविधान हम्म। कहते हैं। ठीक है, ऐसे कई सवाल आपके एग्जाम में आएंगे कि फला मूल संविधान के बारे में बताइए क्या है। तो मूल संविधान का मतलब जो 1950 में जो नया बना था, वो संविधान। उसके बाद जो अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं, वो अलग अलग होते चले गए। ठीक है, तो 1950 में 3 शब्द थे। कौन कौन से शब्द थे? सोविरन, ठीक है, और बताइए, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और रिपब्लिक। ठीक है हाँ। ना, 3 है। तो अच्छा, सोवरेन का अच्छा, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सोवरेन होना, सेकुलर होना, डेमोक्रेटिक होना, रिपब्लिक होना, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? क्या किसी भी कंट्री के लिए, कोई किसी देश के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होती है? सोवरेन होना सर, सोवरेन होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या लगता है प्रियंका? क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? क्या है किसी कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट? क्या है, डेमोक्रेटिक होना या रिपब्लिक होना, सोवरेन होना? सोवरेन का मतलब संप्रभु। ठीक है, उम्मीद करता हूँ संप्रभुता का मतलब पता होगा आप लोगों को, हाँ सर। है ना? चलो स्वीटी, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी अभी नए ज्वाइन हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सुनते जाना कहानी बस। ठीक है, इसलिए मैं प्रियंका और आजाद पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, आप खाली सुनो क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। प्रियंका बताइए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसी किसी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सर मतलब सोवरेन होना, सबसे, मतलब खुद हाँ हाँ। हाँ बोलिए बोलिए, कॉन्सेप्ट सर क्योंकि सवाल क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ बताइए। हम्म। हम्म। सर जो मतलब कि जो अपने मतलब किसी के अधीन ना रहे वो, हम्म। आ, अब मतलब स्वयं का जो प्रभु हो, अपने, अपनी मतलब हाँ, अपनी अपने कुर्बानी जो निर्णय को अपने लेने की क्षमता रखता हो। फैसले लेने में सक्षम, अच्छे हो बुरे हो हाँ। कैसे भी हो, खुद के फैसले ले सके भाई हम लोग। ठीक है, अभी जैसे ना सर। मैं क्लास के अंदर हमेशा बोलता हूँ कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पिछले साल एक केस हुआ था। यूपी का चुनाव होने वाला था, और इसी बीच में जो है एक एक प्रवक्ता थी किसी पार्टी की, या नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला कि भाई भारत आजाद नहीं हुआ है, भारत तो लीज पे है, 99 साल की लीज पे, जिसका मतलब हो गया आपका लोन एक तरह से। ठीक हाँ है, सर, वो तो झूठ। गलत है कि सही है? अगर अगर कोई हाँ, आपसे बोले तो आप गलत कैसे है सर। कैसे प्रूफ करोगे इस बात को? कैसे प्रूफ करोगे इस बात को कि गलत है? कैसे, क्या क्या तथ्य रखोगे आप, क्या क्या ऐसी चीज रखोगे कि दूसरा वाला मान जाए आपकी बात? हम्म। सर, सर आपने बताया था क्लास, रिकॉल नहीं हो पा मैं तो रहा है। सब कुछ बताया ही है। ठीक है, आप बताओ सब आजाद, कुछ क्या क्या बताया होगा था। बताइए। अगर कोई आपके पास आ जाए और बोले कि भाई भारत तो आजादी नहीं हुआ, भारत तो लीज पे है, तो आप प्रूफ कैसे करोगे वो गलत है? हम्म? प्रूफ कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे बताइए? अरे भाई सिंपल सी बात है ना भाई, प्रेमबल के अंदर आपका पहला वर्ड ही सोवरेन लिखा हुआ है भाई। सोवरेन का मतलब ये क्या सर कि कोई हम संप्रभु पे है। कंट्रोल नहीं है भाई, किसी का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है, हम अपने मर्जी के मालिक हैं, ये सर, है ना? ये सर, अगर ये सर। सोवरेन ना लिखा होता तो कहता कि हाँ भाई किसी के कंट्रोल में, हम कॉमनवेल्थ में या ब्रिटिशर्स के राज के अंदर है, फलाना डिमांड जो भी है हम। लेकिन सोवरेन का सर मतलब हाँ, ये एक है कि डाउट था। अब अभी सर ये समझ, जो ये समझ, कॉमनवेल्थ। ये सुनो पहले बात, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। क्लियर है ना? ये सर। क्योंकि प्रियम्बल यस में सर। लिखा हुआ है, और प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है, और उसके अंदर लिखा है पहली लाइन कि भैया इंडिया इज सोवरेन कंट्री। सोवरेन है मतलब कि वो संप्रभु है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, और वो अपनी मर्जी का मालिक है। तो इंडिया मतलब आजाद है पूरी तरह से। तो मतलब वो दूसरा बंदा गलत बोल रहा है, आपने इसको टेक्निकली प्रूव कर दिया इस बात को लेकर। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ठीक। अब आप पूछो हम्म। प्रियंका, बताओ दूसरा सवाल। सर ये जो कॉमनवेल्थ वर्ड है, ये मतलब समझ नहीं आता, कई बार पढ़ा हुआ है ठीक है, देखिए लेकिन आप मुझे इसका आपने कहाँ कॉन्सेप्ट। सुना है, कहाँ सुना है कॉमनवेल्थ को बताइए? सर इसी सॉवरेन का जब पढ़ा है ना बुक में, तो सोवरेन के साथ उसमें साथ ये और बताओ, कॉमनवेल्थ। और कहाँ का सुना होगा आपने रियल लाइफ में, मतलब आसपास के टाइम पे कहाँ सुना है सोवरेन, सॉरी कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ। सर ये जो कहाँ सुना? गेम्स होते, गेम्स कॉमनवेल्थ होते गेम्स हैं, होते जैसे, कॉमनवेल्थ गेम्स हाँ होते हैं, हाँ ठीक है ना? देखिए हुआ क्या हाँ। था भाई, जब 1940s की बात चल रही है, जब जब दुनिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थी, तो अच्छा क्या होता था कि ब्रिटेन जो है ना, उसने लगभग 60% दुनिया पे कब्जा कर रखा था।
इंडिया हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, श्रीलंका हो गया, आज का पाकिस्तान हो गया। तो ऐसे लगभग 60% दुनिया पे कब्जा था। अब दुनिया पे कब्जा का मतलब क्या है कि जो जो भी व्यापार होगा उस पर ब्रिटेन का ही तो राइट होगा ना, कि मतलब अगर इंडिया से कोई व्यापार होना है तो वो सबसे पहला फायदा किसको होगा? ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन कब्जा किए हुए, ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो है वो ब्रिटेन है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन कमजोर हो गया और अमेरिका का राइज हुआ, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा था कि अमेरिका बोल रहा था कि ऐसा है कि सबको आजाद कराओ, सब आजाद करो। आजाद करने का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजाद होंगे तो अमेरिका व्यापार कर पाएगा, जो ब्रिटेन को फायदा हो रहा है फायदा नहीं मिलेगा ब्रिटेन को, ठीक है। सब आजाद हो जाएंगे तो सब भाई फिर अमेरिका भी अपने चला पाएगा, ठीक है। अच्छा, ब्रिटेन को लगा कि यार ये सब तो अगर आजाद हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हम हमारा व्यापार फिर तो कमजोर पड़ जाएगा, तो एक कुछ रास्ता निकाला जाए। तो उन्होंने रास्ता निकाला, उन्होंने बोला कि एक चलो ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप बना, जितने भी हमारी कंट्रीज है जो हमारे कंट्रोल के अंदर हैं उनको अपने ग्रुप बनाते हैं, और इकोनॉमिक ग्रुप रहेगा ये, और इसके अंदर हम लोग व्यापार कर लेंगे एक तरह से, जैसे आजकल ग्रुप होता है G20 हो गया, SCO हो गया, ठीक है, अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं। तो इसमें व्यापार का, तो ब्रिटेन ने ये सोचा कि जितने भी हमारी कंट्रीज हैं, हम जो जिन पे हमने कब्जा किया हुआ है तो वो सब साथ रहेंगे और हमें फायदा मिल जाएगा, एक तरह की हमारा क्लब हो जाएगा, क्लब के अंदर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो पर्पस था इस बात को लेकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अगर आप इसके मेंबर हो तो आप पॉलिटिकल भी आप मतलब कंट्रोल में हो ब्रिटेन के, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से था चीजें, ठीक है ना, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से था इसको। हाँ, लेकिन क्या हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ क्या हुआ कि चीजें जो हैं मतलब बिल्कुल वैसी हो गई कि इसमें फिर धीरे धीरे करके वो इकोनॉमिक वाला फंडा भी कम हो गया और सीधे वो स्पोर्ट्स तक रह गया, और स्पोर्ट्स और थोड़ा बहुत जो मिलना मिलाना रह गया, और कॉमनवेल्थ की जो एक कहते हैं ना कि जो इंपॉर्टेंस है वो भी खत्म होती चली गई, क्योंकि बाद में फिर G20 आ गए और G7 आ गए और ये वो सब आना शुरू हो गया। तो अब ले देखे कॉमनवेल्थ जो है वो बस स्पोर्ट्स एक इवेंट रह गया बस, ठीक है ना, ये है, ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, अब जी जी हाँ सर, एक दो क्वेश्चन है मेरे पास, पूछ सकते हैं सर? हाँ, बोलिए बोलिए। सर ये जो साइंस के वीडियो लेक्चर्स या लेक्चर्स जो भी मिल रहे हैं सर हम लोग को ग्रुप पे, सर क्या क्या और करंट अफेयर्स, हाँ, क्या इसके अलावा हम लोग को कहीं और लेफ्ट राइट कुछ पढ़ने की आवश्यकता है या मैं दूंगा, मैं आपको और भी दूंगा। करंट अफेयर्स तो मैं दे ही रहा हूँ आपको ना, तो अब लेकिन देखिए करंट अफेयर्स का कहानी क्या है ना, जैसे आप लोग खुद देख रहे होगे इस समय जिस तरह का एग्जाम का माहौल है, ठीक है, जिस तरह के सवाल आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स को लेकर आपको मतलब अच्छा करंट अफेयर्स तैयार करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक तो मैं आपको दे ही रहा हूँ जो बहुत मेहनत करके जो दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक दो और सोर्स बताऊंगा, आप उसको भी फॉलो करना, कि मान लो अगर मुझसे कुछ छूट जाए, मुझसे कुछ चूक हो जाए, तो प्लान बी के रूप में आपके पास रहना चाहिए, ठीक है ना। प्लान बी के रूप में मैं बता दूंगा आपको कौन सी एक आधा किताब होगी। अभी अभी चूंकि अक्टूबर के बाद, मैंने पहले भी कहा कि अक्टूबर के बाद हम करंट अफेयर्स ज्यादा रहता है, तो वो हम कर लेंगे उसके अंदर, ठीक है। अभी मैं शायद करंट अफेयर्स आ रहा है तो अभी उसको पढ़ते रहो धीरे धीरे करके। और सही है साइंस की, साइंस ठीक है, अभी अभी आप पहले पढ़ लो, उसके बाद हम घटना चक्र लगाएंगे, उसके बाद एडवांस क्वेश्चंस लगाएंगे, तो कवर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए एक बात, मतलब जो यहाँ से मिल रहा है सर वो इनफ होगा ना सर? हाँ हाँ, अरे बहुत इनफ है। देखिए इनफ का मतलब, मैं आपको एक बताऊं, मैं इनफ का मतलब क्या है, देखिए मैं प्रिपरेशन जो होती है ना वो स्टेप बाय स्टेप तरीके से होती है, ठीक है, कि भाई पहला स्टेप क्या हमने पार किया, फिर दूसरा स्टेप क्या पार किया, तीसरा स्टेप क्या पार किया। अब अगर मैं देखिए, अब मान लो कोई छोटा बच्चा है और छोटा बच्चे को हम पहले दिन से ही हम सोचे दौड़ाना शुरू कर दें कि यार इसको तो उसेन बोल्ट बनाएंगे हम और उसको दौड़ा देते हैं, तो क्या कभी वो बच्चा कर पाएगा? कैसा कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही बच्चा धीरे धीरे पहला स्टेप उसको चलना सिखाएं, ठीक है, उंगली पकड़ के चलना सिखाएं, फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा सा और मजबूत करें, फिर और मजबूत करें, एक वक्त ऐसा आएगा जब वो खुद ही दौड़ना शुरू कर देगा और फिर बन जाएगा चैंपियन। पढ़ाई भी कुछ ऐसे ही है, सबसे मुश्किल चीज होती है पहला स्टेप, जहां पर आप कंफ्यूज हो, आपके पास इंफॉर्मेशन या तो बहुत कम है, रिलायबल बहुत कम इंफॉर्मेशन है, और दूसरा आपके पास इधर उधर की खबरें बहुत ज्यादा हैं, किताबें बहुत ज्यादा आ गई हैं। मेरा हमेशा मानना है कि पहला स्टेप होता है कि आप कंफ्यूजन थोड़ा कम रहे और बेसिक्स पे ज्यादा मजबूती रहे। तो पहले बेसिक मजबूत हो जाएगा, जैसे आप ये फर्स्ट स्टेज क्रॉस करोगे आप, फिर आप बाकी चीजें कर पाओगे, फिर बाकी किताबें पढ़ पाओगे, बाकी चीजों को समझ पाओगे, बाकी वीडियोस देख पाओगे। लेकिन अगर मान लो मैं सब कुछ पहले ही स्टेप पे दे दूं आपको, जहां पर आपका कोई बेस नहीं है, जहां पे आप अभी आपके दिमाग और आपकी बॉडी अभी इतनी ताकतवर नहीं हुई है कि समझ पाने के लिए, आप छोड़ दोगे पढ़ाई। और 10 में से 9 लोग यही गलती करते हैं, उनको लगता है कि किताबें पढ़ लेने से मतलब सिलेक्शन हो लेंगे, किताबें पढ़ना ही पढ़ लेंगे भैया। अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे
तो फिर आप कॉम्पिटिशन में रह कहाँ गए? आप बाहरी हो जाओ कॉम्पिटिशन के अंदर। ठीक है, लोग जाते हैं दिल्ली, जाते हैं कोचिंग ज्वाइन करते हैं, 2-2 लाख रुपए जमा करते हैं, पर सिलेबस पूरा नहीं कर पाते, कोर्स पूरा नहीं कर पाते। 2 लाख रुपए जमा करने के बाद कोर्स पूरा नहीं कर पाते, बताओ, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो हम लोग पहले बेस पे लेते हैं अपने आप को कि बेसिक्स मजबूत हो जाए, और फिर थोड़ा सा अपने आप को एडवांस कर लेंगे। और मुझे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है, इतना भी कर लेते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म कर जाओगे पीसीएस के अंदर, बजाय इसके कि हम सोचे कि चमत्कार को ढूंढ लें, कोई चमत्कारी किताब मिल जाए, कोई ऐसे नोट्स मिल जाए जिससे कि हो जाए। तो ये चमत्कार तो यार कहीं होता ही नहीं है। हमेशा बोलता हूँ कि बस सिंपल सी बात, सिंपल सी है जी। जमाना ही खत्म हो चुका सर जी, क्या बोल रहे हैं? मतलब वो जो आपने बोला ना सर कि कोई बुक मिल जाए ऐसा कुछ, हाँ 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 तो हाँ। वो तो पहले खत्म हो चुका है सर, अब वो कभी हो ही नहीं सकता। वो है ना, तो वो चीज होती नहीं है ना, वो खत्म। अब इसलिए प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, हम लोग पढ़ाई अच्छी करते हैं, हम हर चीज को समझते हैं। ठीक है, और यकीन मानिए कि अगर आप पढ़ाई अच्छी करोगे ना, क्योंकि आपने पेपर बीपीएससी का देकर आए हो, और आप खुद मुझसे कह रहे थे कि सर वो अब किताबें से नहीं आ रहा है, पूरा पूरा डिटेल में पूछ रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आप पढ़ाई डिटेल में करो, आप बिल्कुल आराम से मजे के साथ पढ़ाई करो, और यकीन मानिए कि अगर आप पढ़ाई मजे से कर लोगे, समझ लोगे, सीख लोगे, एग्जाम्स निकल जाएगा यार, निकल जाएगा एग्जाम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बजाय हम जादू के में कितने मार्क्स की जरूरत होती है? क्या हुआ क्या? यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 90 95। देखिए 150 सवाल आएंगे, सुनो बहुत सिंपल से बता रहा हूँ, 150 सवाल आएंगे, 120 के आसपास अटेम्प्ट करोगे आप, 30 सवाल छोड़ने के लिए बने होते हैं, छोड़ देना, क्योंकि वो टिपिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले होते हैं, वो छोड़ देना उनको। 120 अटेम्प्ट करिएगा, जिसके अंदर आप एनी हाउ किसी तरह से आप 95 या 100, 95 प्लस तक सही करने की कोशिश करना, 95 to 100 सही करने की कोशिश करना, फिर कट कटा के आपकी वो 90 के आसपास आ जाएगा वो। अगर आप 90 के आसपास भी आते हो तो आराम से निकाल ले जाते हो एग्जाम। बाकी 90 से कम भी रहते हो, मुझे लगता है कि अगर नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा रहेंगी तो 88 87 पे भी आप सिलेक्शन पा सकते हो, लेकिन इस बार थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर गया है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम थी। ठीक है, तो बस आप अपने आप को इस कंपटीशन में रखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है ना, एग्जॉस्ट नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। ठीक है, ये चीजों से बचना है हमें, और बस धीरे धीरे पढ़ाई करनी, इंजॉय करते हुए पढ़ाई करना है, इंजॉय करेंगे पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। मैं आपको रास्ता बताता रहूंगा, बस चलते रहना धीरे धीरे करके। ठीक है, अच्छा चलिए, अच्छा मैं प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कि नहीं है संविधान का? वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से मान लिया गया सर, उससे पहले बेरुबारी केस में भी माना गया था, बट आंतरिक भाग नहीं कहा गया था उसको। प्रियंका क्या लगता है आपको कि प्रियम्बल है कि नहीं है पार्ट? प्रियम्बल होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूंगा, अगर 5 साल का बच्चा आपसे पूछे कि यार व्हाट इज प्रियम्बल, तो क्या बोलोगे आप उसको? उद्देश्य का प्रियम्बल क्या हो सकता है? एक 5 साल का बच्चा, आपका बच्चा ही आपसे पूछ ले कि भैया प्रियम्बल क्या चीज है, आप पढ़ के आए हो आज, बताइए प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इंट्रोडक्शन होता बस है इंट्रोडक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन। बस 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 वही है प्रियम्बल, इंट्रोडक्शन, सर पहला जो। नहीं मतलब सर वो बोलिए। बेसिक स्ट्रक्चर भी है। नहीं नहीं, वो सब छोड़िए, वो छोड़िए, मतलब जैसे किताब होती है ना, आपको किताब खरीदने आते हो मार्केट के अंदर, कोई नॉवल वोवल लेने जाते हो कुछ आप, तो आपने देखा होगा कि भाई नॉवल अगर 400-500 पन्ने का है, अब आपको पता नहीं कि इस नॉवल के अंदर लिखा क्या है, तो आप क्या करोगे? पीछे समरी लिखी होती है, या पीछे कोई फॉरवर्ड कोई एक कुछ कुछ लाइनें लिखी होती हैं, जिसको पढ़ के आप आइडिया लगा पाते हो कि यार ये जो है ना, ये इसके अंदर होगा क्या, क्या बातें, ये सस्पेंस का नॉवल है कि क्या है, ठीक है, आपको आइडिया मिल जाता है। ठीक है ना, उस तरह से अगर अगर कोई व्यक्ति संविधान ना भी पढ़े तो सिर्फ प्रियम्बल पढ़ के उसको आइडिया मिल जाएगा कि किस बातों पे, किन किन बातों पे डिस्कशन किया जा रहा होगा, जैसे सोवरेनिटी, सेकुलरिज्म। ठीक है, ये सब बातों पे आ जाता है, तो एक आपको आइडिया मिल जाता है। अब इस पे ही विवाद ये हो गया कि वो जो किताब का पहला पन्ना है वो किताब का हिस्सा है कि नहीं है। ठीक है, किताब का पहला पन्ना, इंट्रोडक्शन जो है, जिसको हम इंट्रोडक्शन कह रहे हैं, वो किताब का हिस्सा है या नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हिस्सा है, कुछ कहते हैं हिस्सा नहीं है। तो हमारे देश में भी यही हुआ कि 1960 के अंदर बेरूबारी थाना केस के में आता है, जब सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि भाई ये जो प्रियम्बल है वो हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये ठीक है, आप कभी कुछ कंफ्यूज हो जाए तो आप इसे आप राय ले सकते हो, लेकिन ये हिस्सा नहीं है। ठीक है, और ये बेरूबारी थाना केस क्या था, क्या है बात? बेरू थाना, कोई बेरूबारी थाना केस क्या है ये? हम्म? क्या हुआ था बेरूबारी थाना में केस में, कुछ आइडिया? नहीं सर, इसके बारे में पता नहीं है सर। आपने वीडियो नहीं देखा मतलब? नहीं वीडियो देखा है सर, वो तो मैंने फिर तो पूरी कहानी सुनाई होगी मैंने, यार कोई मतलब ही नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने कोई कहानी ना बताई हो आपको। रिवीजन नहीं, अच्छा चलिए, कोई बात, प्रियंका याद है कि नहीं है, बताइए।
सर एक मिनट बता रही हूँ, रुकिए सर एक मिनट। हाँ, एक मिनट, आराम से पानी पूरी पीजिए। अभी तो शुरू नहीं किया मैंने ढंग से। तो मतलब सवाल पूछना, तो अभी तो मैं, अभी तो गर्म हो रहा है मूड, मूड बन रहा है अभी तो, जल्दी। हाँ सर हाँ हाँ। सर बेरूबाई थाना केस, सर ये वो वाला केस था ना जो बॉर्डर डिवीजन वाला केस बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल, एनक्लेव्स वाला। हाँ हाँ, शाबाश। हाँ हाँ सर। हाँ, क्या तो क्या हुआ था? हम्म, अगर मैं आपको हिंट दूं तो आप सर करो। एनक्लेव्स वाला याद आया? पॉपुलेशन इंडिया पाकिस्तान बंटवारा, कुछ याद आया? हाँ सर याद आ रहा है, मतलब आपने बताया था कि जो रेड क्लिफ लाइन थी, हम्म मतलब उन्होंने प्रॉपरली डिफाइन नहीं करी थी, हम्म और मतलब ऑफिस में बैठ के अपने मतलब हम्म हम लोगों का बॉर्डर डिसाइड किया था। हम्म तो मतलब प्रॉपर लाइन नहीं आई, मतलब प्रॉपर हम्म, बॉर्डर हम लोगों के डिसाइड नहीं हुए थे ठीक है। सर। और हम्म, अब इसमें ये हुआ कि जब ढंग से बंटवारा नहीं हो पाया, पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी इधर है थोड़ी उधर है, कल्चर पर ध्यान नहीं दिया, लोग कैसे रह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया, तो हुआ ये कि बस लाइन खींच दी। तो कुछ बस्तियां हमारे देश में रह गई, जिनको पाकिस्तान में जाना था वो हमारे देश में रह गई। कुछ बस्तियां जिनको हिंदुस्तान में आना था वो पाकिस्तान में रह गए। तो इस पर डिस्कशन हुआ कि भाई ऐसा है कि जो बस्तियां हैं इंडिया पाकिस्तान के साथ अदला बदली कर ली जाए। तो सरकार ने बोला कि ठीक है कर लेते हैं भाई, पाकिस्तान सरकार भी मान गई, इंडिया गवर्नमेंट भी मान गई। लेकिन अपोजिशन पार्टी ने बोला कि आप कैसे हिंदुस्तान की कोई जमीन किसी किसी को दे सकते हो, ठीक है, ये तो सही नहीं है। तो मैटर पहुंच गया कोर्ट में, और उसी कोर्ट में फिर बेरूबारी थाना केस का ये आता जजमेंट आता है, और उसमें फिर कोर्ट बोलता है, पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि भाई अगर आपको कोई नॉट द जमीन पार्ट ऑफ। देनी है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आप दे सकते हो, सरकार पार्लियामेंट के पास पार्लियामेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। अब ये लाइन मैंने बड़ी बोली है कि पार्लियामेंट के पास तो पावर है पर गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट क्या चीज होती है? संसद क्या है? पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट सर किससे? लेजिस्लेटिव मेकिंग बॉडी है अपनी, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है। है क्या? किससे किससे मिलकर बनता पार्लियामेंट बनता है? क्या है? कौन कौन आता है? सवाल 2021 या 22 का फ्री का सवाल है तो। पार्लियामेंट किससे किससे मिलकर बनता है बताए? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। राज्यसभा लोकसभा, प्रेसिडेंट से। राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों मिलकर एक यस संसद बनाते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट का मेन काम क्या है? कानून बनाना। सर। कानून कानून बनाना बनाना। मेन काम है, कानून बनाना, ठीक है, कानून बनाना, ठीक है, बाकी तो सब होता रहता है। अच्छा, अब पार्लियामेंट और सरकार में क्या फर्क है? पार्लियामेंट के अंदर जो मेजोरिटी वाली पार्टी होती है, जो सरकार वाली पार्टी, वो भी होते हैं एमपीज, और अपोजिशन वाली पार्टी भी होती है, ठीक है। सब मिलकर कानून बनाते हैं ना, मिलकर कानून बनाना, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, सपा, बसपा, सब मिलकर कानून बनाएंगे, ठीक है। लेकिन सरकार के अंदर जो जीता, जिसके 50% से ज्यादा सीट्स आई, वो लोग रहते हैं। तो सरकार अपने स्तर पे तो नहीं कर पाएगा, सरकार अपने स्तर पे तो नहीं कर पाएगा, लेकिन सरकार पार्लियामेंट पार्लियामेंट अगर चाहे, मतलब सब मिलकर, इस देश के सभी नेता मिलकर अगर कोई चीज देना चाहे तो दे सकते हैं, वो कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट और सरकार में फर्क है। सरकार के अंदर से जो जीती हुई पार्टी है उसके लोग होते हैं, ठीक है, और पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन पार्टी भी होती है, दूसरी पार्टियां भी होती हैं, न्यूट्रल पार्टियां भी होती हैं, और वो सब मिलकर कानून बनाते हैं, और उस कानून को इंप्लीमेंट करता है सरकार। उस कानून को इंप्लीमेंट सरकार करती है। सरकार का काम होता है कि जो कानून बनाया जा रहा है उसको इंप्लीमेंट कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ क्या कहानी कि क्या बोलते हैं, हाँ बेरू, तो पहला स्टेटमेंट तो नहीं, बेरूबारा में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप दे नहीं सकते, और दूसरा स्टेटमेंट आया कि ऐसा है कि ये प्रियम्बल जो है ना, ये संविधान का हिस्सा है नहीं, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई। ये तो 1960 की बात है, लेकिन एक एक केस 10 साल के बाद और आता है, 1973 वाला केशव नंदा भारती केस। तो केशव नंदा भारती केस असल में था क्या? केशव नंदा भारती केस असल में था क्या? जमीन का विवाद था सर केरल में। जमीन का विवाद, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए जिससे कि थोड़ा मजा आ जाए। जमीन का विवाद क्या होता, मतलब क्या था केशव नंदा भारती केस? देखिए, हुआ ये था, सिंपल सी बात है, देखो थोड़ा सा इसी का, थोड़ा सा आप लोग अपने वीडियोस देखिए, वो सब चीज समझ में आएंगी आपको, ठीक है। देखिए, हमारे देश में जब आजाद हुआ तो हमारा देश में एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जो जमींदारी एक्ट है वो लागू लागू करने की बात आई, जिसके अंदर यह था कि भाई जो जमींदार टाइप के लोग हैं, जिनके पास बहुत बहुत जमीनें हैं, ठीक है, उनको जमीनें लैंड सीलिंग की गई, कि उनसे जमीन ली गई और गरीबों को बांटी गई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे देश में हुई है, नहीं तो अगर सोचो कि आपको पता पाकिस्तान के अंदर आज भी जमींदारी प्रथा चल रही है,
आज भी पाकिस्तान के सिर्फ 250 परिवार के पास, परिवार मतलब कुनबे, उनके पास मैक्सिमम प्रॉपर्टी है पाकिस्तान की। अगर आप सोचो कि आज भी अगर हिंदुस्तान में ऐसा होता कि सिर्फ मात्र कुछ लोगों के पास पूरी देश की प्रॉपर्टी होती तो इस देश की हालत क्या होती। गरीबों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता अपने आप को गरीबी से बाहर निकालने का। ठीक है, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हम लोग बहुत लकी है कि हमारे देश में इस 75 साल के अंदर समय समय पर हमारे नेता बहुत अच्छे मिले हम लोगों को, जो समझदार नेता रहे, चाहे वो किसी पार्टी के रहे हो। आप उसको बेसिक लेवल पर आप बोल सकते हो कुछ भी, लेकिन ओवरऑल सबके अंदर बहुत समझदारी रही, बहुत अच्छा उन्होंने सबने काम किया है। चाहे नेहरू रहे हो चाहे मोदी रहे हो, सबने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो ये जमींदारी प्रथा की आई कि भाई हम लैंड सील कर देंगे कि जो अमीर, क्योंकि जमींदार की उनकी खुद की जमीन तो थी नहीं भाई, वो तो अंग्रेजों ने दी है उनको। ठीक है, तो लैंड लिया और लैंड लेकर गरीबों में बांटा गया। अब केरल सरकार में से ये हुआ कि केरल ने कहा कि ऐसा है, जो ये मंदिर हैं या जो ये धार्मिक स्थल है, मस्जिद हैं, ठीक है, दरगाहें हैं, तो इनमें जो जमीनें बहुत इनके पास होती हैं, हम उनसे जमीन लेंगे और गरीबों में दे देंगे। ये केरल सरकार ने कहा। अब भाई मंदिरों के पास तो बहुत जमीन होती है, तो मंदिर के जो मठ थे वो नाराज हो गए, उन्होंने कहा नहीं आप ऐसा कैसे कर सकते हो, और ये मैटर चला गया कोर्ट के अंदर, और ये कहलाया फेमस केशव नंदा भारती केस। ठीक है, इसमें बहुत सारी और भी जजमेंट आए हैं, सिर्फ एक जजमेंट नहीं है इसके अंदर आया, बहुत सारे जजमेंट आए हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए समझिए कि उस केस में ये भी बोला गया कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा है, और वो आखिरी बार है जब प्रियम्बल को लेकर कोई बात सुप्रीम कोर्ट में हुई है, उसके बाद कोई बात नहीं हुई है प्रियम्बल को लेकर। इसलिए हम लोग अभी भी यही पढ़ रहे हैं कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है। अच्छा, कोर्ट के मैटर में एक बात बता दूं आपको, कोर्ट में एक ही मैटर के ऊपर अलग अलग टाइम पर सुनवाई हो सकती है, और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी बात से पलट सकते हैं। यानी कि जैसे बेरूबाई थाना केस में कोर्ट ने बोला कि भैया ये तो प्रियम्बल तो है ही नहीं हिस्सा, ठीक है, और 10 साल के बाद बोला कि हिस्सा है। ठीक है, अगर मान लो आज कोर्ट बैठ जाए और कोर्ट बोले कि नहीं ये प्रियम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, तो कल से आपको मैं ये पढ़ाऊंगा कि प्रियम्बल जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। तो जो लेटेस्ट जजमेंट होता है उसी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, लेटेस्ट जजमेंट को ही फॉलो किया जाता है। पढ़ेंगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जो होगा, तो ठीक है, तो एक ही मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अलग अलग टाइम पर अलग अलग जजमेंट देगा, और जो लेटेस्ट जजमेंट होगा उसको ही माना जाएगा। तो भाई आखिरी बार 1973 में प्रियम्बल के बारे में जजमेंट आया था कि ये हिस्सा है, तो आज भी हम हिस्सा मान रहे हैं इस चीज को लेकर। समझो कि जो 1970 में आईएएस बना होगा या 65 में जो आईएएस बना होगा, उसने ये पढ़ा होगा कि प्रियम्बल जो है हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसने अपने एग्जाम में ये लिखा होगा और आप लोग कुछ और लिख रहे हो। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। यस सर। सर हाँ क्या अब जो पॉलिटी में हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे सर, हाँ, तो पार्लियामेंट में सीट्स की संख्या तो बढ़ चुकी है सर न्यू पार्लियामेंट के अंदर, तो क्या हमारी पढ़ाई पे भी कोई असर आने वाला? नहीं, आपको अभी फिलहाल के लिए नहीं आने वाला, बाद में आएगा, देखा जाएगा। ठीक है, अभी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो पार्लियामेंट जो पढ़ोगे बताऊंगा आपको ना, उसे अभी वुमेन्स रिजर्वेशन मिला भाई। अभी आप 2026 तक कुछ नहीं हो सकता ना, जो भी सीटें बढ़ेंगी 2026 के बढ़ेंगी, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, 2026 के बाद ही कुछ होगा। चलिए खैर 2 मिनट रह गए, मैं फटाफट बताता हूँ आपको और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक अगर 2 दिन मिलेगा सर। सुनो, प्रियम्बल में जो बातें लिखी गई हैं, यानी उद्देशिका में जो बात लिखी गई है, अगर मान लो वो चीज पूरी नहीं हो पा रही है, सरकार नहीं दे पा रही है, तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हो कि भैया हमें दो, प्रियम्बल में लिखा हुआ है हमें दे दो, हमें मिला नहीं? सर नहीं जा सकते, केशव नंदा भारती केस में बोला गया नहीं, मतलब उस केस से हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉट इन्फोर्सेबल हो, नॉट इम्पॉसिबल नहीं बोलते, नॉट जस्टिसेबल, नॉन नॉन जस्टिसेबल, जस्टिस, हाँ, नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, वाद्य योग नहीं है, यानी कि आप इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सरकार जब उसके पास रिसोर्सेज होंगे, संसाधन होंगे, तो वो दे देगा आपको। ठीक है, लेकिन आपके पास नहीं है। लेकिन हाँ, एक ऐसी चीज है जो अगर आप सरकार आपको ना दे तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। वो क्या चीज है? सर मतलब एक चीज अगर एक चीज का हनन आपका हो जाए, मतलब कोई ना मिले आपको चीज, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार ऐसी चीज है जो अगर जो किताब में लिखा है संविधान की, अगर वो आपको ना मिले और सरकार ही आपसे ले लेते कि बोलने का अधिकार है, और सरकार आपको बोलने ना दे, ठीक है, और आपको लगता है कि मुझ पर अत्याचार हुआ है, तो आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट इस बात को इंप्लीमेंट करा सकता है। उसे बोलते हैं जस्टिसिएबल
कोर्ट में जाकर इंप्लीमेंट करा सकते हो। लेकिन वहीं प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल में जो लिखा है और आपको वो चीज नहीं मिल रही है, तो कोर्ट में जाकर आप उसे नहीं करा सकते। तो इसके बारे में एग्जाम में सवाल आता है कि क्या चीज जस्टिसेबल है, क्या चीज जस्टिसेबल नहीं है। इसमें दो चीजें और इंक्लूड होंगी, एक है डीपीएसपी और एक है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दोनों, तो क्या है ये, जस्टिसेबल है कि नॉन जस्टिसेबल है? नॉन जस्टिफिएबल है। दोनों नॉन जस्टिसेबल है। क्यों? हाँ। क्योंकि भाई जब सरकार के पास पैसा होगा, रिसोर्सेज होंगे, हम करेंगे तो कर लेंगे, फिर दे देंगे आपको भी लाके। उसके पीछे आप डीपीएसपी वाला वीडियो नहीं मिले ना भी आपको, डीपीएसपी वाले मिल जाएंगे, तो उसमें भी कहानी बता दूंगा डीपीएसपी क्या चीज है। ठीक है, आराम देख सर लीजिए। एक डीपीएसपी को डाला गया है ना फंडामेंटल राइट में, हाँ एक हाँ, डीपीएसपी। वो सब भी आप पढ़ोगे, वो सब पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, सब पढ़ोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, देखते जाओ। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, फटाफट जल्दी बताइए, 2 मिनट गए। धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म, क्या मतलब है इसका? टेक्निकल 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 बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब कि टेक्निकल इन सेंस संविधान के हिसाब से धर्म 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 राज्य का निरपेक्ष कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। कोई ठीक है, धर्म नहीं राज्य के होगा लिए सर, सब लेकिन धर्म समान होंगे, सभी धर्म समान बराबर होंगे सर। सर। यस सर। कोई ऐसा कंट्री के नाम बता सकते हो जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है? पाकिस्तान सर। धर्मनिश हाँ, पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है ना, उसमें लिखा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक तो हमने कहा कि हम सेक्युलर हैं, सेक्युलर का मतलब होता है कि स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं है ना, कि देश का मतलब कहिए, और ये धर्म जो है अपना मैटर है, अपना इंडिविजुअल मैटर है, आप जो करना करते रहो आप। ठीक है। अच्छा, एक ना फ्रांस है, फ्रांस भी सेक्युलर है, फ्रांस कहता है हम भी सेक्युलर है। सर वो नेगेटिव। बिल्कुल। ठीक है, तो फ्रांस और इंडिया के बीच में मेन फर्क है कि इंडिया जो है पॉजिटिव, वो कहता है कि भैया सबको बढ़ावा देता है, तुम्हें ईद की छुट्टी चाहिए तुम भी ले लो, तुम्हें होली की छुट्टी चाहिए तुम भी ले लो, बढ़ावा देता है, सबको बढ़ावा देगा, तो वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कहते हैं इसको। और फ्रांस बोलता है कि ऐसा है, सब दूर रहोगे, कोई भी अपने धार्मिक चिन्ह लेकर, अपने बातें लेकर मेरे पास बताना, सरकारी बिल्डिंग में मत घुसना, तुम्हें जो करना करो, अपने मुझसे दूर हो। उनका नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, हमारा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। अब इसके ऊपर मेंस में सवाल आया हुआ है, मेंस में। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग आराम से, कि सवाल ये आया था कि किस तरह से फ्रांस हमसे सीख सकता है सेक्युलरिज्म। ठीक है, भले ही आप आजकल टीवी पे बहुत कुछ सुनते होगे सेक्युलरिज्म के बारे में नेगेटिव, बट चलिए मुझे लगता है कि जो सिस्टम है वो बेटर सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको डिस्कस करके। अच्छा, फटाफट, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, फटाफट बताइए, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? 1 मिनट रह गया है, जल्दी बताइए। गणतंत्र, रिपब्लिक। सर हम लोग अपनी सरकार, इंडिया इज सर डेमोक्रेसी नहीं, ना, रिपब्लिक में रिपब्लिक, क्या होता है कि रिपब्लिक रिपब्लिक। जल्दी अ, नहीं, बंद हो जाएगा सब कुछ। मतलब सर रिपब्लिक मतलब है कि जो आपका हेड ऑफ द हाँ स्टेट है, सर याद आ गया, हेड ऑफ द स्टेट का जो पद है, यानी कि जो राष्ट्रपति हमारा हेड ऑफ स्टेट, वो पद जो है हेरिडिटरी हेरिडिटरी नहीं है। नहीं होगा, मतलब हाँ कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा बन हाँ सकता है चुनाव लड़के, मतलब कि इलेक्शन के बाद बन सकता है। ठीक है। अच्छा, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? सर सोशलिस्ट मतलब जो हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, नहीं, हाँ जिसमें ठीक है, ठीक मतलब है, चलो, लेकिन सोशल मतलब क्या, सोशलिज्म क्या मतलब?